सभी को गुड आफ्टरनून। अपना जो जनरल साइंस में जो टॉपिक चल रहा है, जो लास्ट क्लास में करवाया होगा और थोड़ा बहुत करवाया होगा, कल चर्चा की थी, बल एवं गति, यही चल रहा था ना। लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक था? बल एवं गति। एक चीज पढ़ रहे थे, वो चीज थी बल। बल क्या होता है? यानी वह बाह्य कारक जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे। यानी वस्तु यदि विराम अवस्था में है, जैसे ये वाला डस्टर है, इसको मैंने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, बताओ इसकी अवस्था परिवर्तित कर दी ना। तो बल वह बाह्य कारक जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे, बल कहलाता है। बल का ऐसा ही मात्रा जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, उसमें मात्रा का वो क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको सीजीएस और एफपीएस, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? बल का मात्रक। और एफपीएस में क्या होता है? ये तो थी बल की बेसिक सी जानकारी, बेसिक सी जानकारी, ये मैंने आपको करवा दी थी। आगे बताए थे कि बल के प्रकार, बहुत सारे प्रकार के बल बताए थे, और आज उनको फिर से देखते हैं। एक नंबर पे बताया था गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण। मैंने बताया कि पृथ्वी के अंदर एक शक्ति पाई जाती है कि वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी में एक गुण है, और उस गुण को, वो कौन सा गुण है कि पृथ्वी है तो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस गुण को या इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे सुन कि पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इस बल का प्रतिपादन किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था कि पृथ्वी में एक गुण पाया जाता है कि वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस गुण को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया। मैंने एक हेडिंग दिलाई थी पलायन वेग। एक हेडिंग दिलाई थी पलायन वेग। ये पलायन वेग क्या होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण बल में एक लिमिट तक काम करता है। अपन नीचे से अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी खेलता है, बल्ले से बॉल को मारता है, बॉल ऊपर की ओर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वह धरातल पे लौट के आती है। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस बल के कारण वापस लौट के आती है। लेकिन एक वेग होता है जिसका नाम है पलायन वेग। अगर कोई वस्तु इस वेग से धरती यानी पृथ्वी की सतह से, इस वेग से, या कोई वो न्यूनतम वेग होगा, इसका कोई मान होगा, यदि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए और वह पुनः कभी लौट कर नहीं है, उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन वेग। यानी पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को न्यूनतम वेग से, यानी वो कम से कम कौन सा वेग है जिससे अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो वो कभी लौट के नहीं आएगी, और उस वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग। पलायन वेग का मान वायुमंडल पर निर्भर करता है। किस पे? वायुमंडल। अगर जहां वायुमंडल ज्यादा है या उपस्थित है, वहां पलायन वेग का मान अधिक होता है, और जहां वायुमंडल का मान या वायुमंडल नहीं है, वहां पलायन वेग का मान क्या होता है? कम। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल है, तो पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यदि ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो वस्तु कभी लौट के नहीं आएगी। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पे पलायन वेग का मान कितना लिखा था? 2.6
मैंने कहा था कि पलायन वेग का मान वायुमंडल पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर वायुमंडल है तो पलायन वेग का मान ज्यादा, जबकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो पलायन वेग का मान कम होगा। तो पलायन वेग का मान किस पे निर्भर करता है? वायुमंडल। अब देखो पलायन वेग होता क्या कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को न्यूनतम वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह कभी लौट कर नहीं आए, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। और अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक वेग से अगर ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी, और वो कौन सा वेग होता है? पलायन वेग होता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के बाद मैंने दूसरे बल का प्रतिपादन किया था, याद किए होंगे, साथ साथ पढ़ते होंगे साथ साथ। गुरुत्वाकर्षण के बाद मैंने कौन सा बल पढ़ाया? उत्प्लावन बल। मैंने बताया कि उत्प्लावन बल का प्रतिपादन किसने किया? आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल, इस बल का प्रतिपादन, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। उत्प्लावन बल का प्रतिपादन किसने किया? आर्किमिडीज। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जैसे कोई द्रव्य है, ये कोई बकेट है जिसमें मैं कोई द्रव्य हूं, और द्रव्य का मतलब है, आप मोस्टली द्रव्य को पानी से समझो। द्रव्य का मतलब पानी है, लेकिन सभी द्रव्य पानी भी, पानी भी क्या है? एक द्रव्य है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे इस बकेट में कोई पानी है, समझ गए? यानी इस बकेट में क्या है? द्रव्य, और द्रव्य बोले तो पानी। इसमें किसी वस्तु को, इसके अंदर किसी वस्तु को डुबोएंगे, और डुबोए का मतलब या तो आंशिक या पूर्ण। अगर द्रव्य में या फिर पानी में किसी वस्तु को आंशिक या पूर्णतया डुबोते हैं तो वस्तु का विपरीत दिशा में या ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जो अब देखो, अपन बर्फ किस लिए, जैसे पानी है, पानी के अंदर बर्फ किस लिए डुबोते हैं? डुबोने के बाद वो सीधी उपराने के लिए करते हैं ना, उपराने के लिए करते हैं ना। या फिर कोई लकड़ी का गुटका लेते हैं, लकड़ी का गुटका अंदर डुबोते हैं तो वो ऊपर की ओर एक बल लगाता है ना, इधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर एक बल लगाता है, तो यही उत्प्लावन बल है। यानी किसी द्रव्य में किसी वस्तु को आंशिक या पूर्णतया डुबोया जाता है तो वस्तु के द्वारा विपरीत दिशा में या ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसका प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया। आगे समझ, उत्प्लावन बल का मान है वो घनत्व पे निर्भर करता है। इस पे मैंने आपको बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो, सॉरी, पलायन वेग का मान है वो वायुमंडल पे निर्भर करता है ना। जहाँ वायुमंडल है वहाँ पलायन वेग का मान ज्यादा, जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ पलायन वेग का मान कम होता है। तो जो ये उत्प्लावन बल है ये घनत्व पे निर्भर करता है। किस पे? घनत्व। आप देखो क्या, यदि ये जो द्रव्य है, ये जो बकेट में जो द्रव्य है ना, द्रव्य बोले तो पानी, यानी पानी का घनत्व या इस द्रव्य का घनत्व वस्तु जो इसके अंदर डुबो रहे हैं ना, उस वस्तु के घनत्व पे प्रश्न बनता है। कैसा? जैसे आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि बर्फ की सिल्ली है वो पानी की सतह पे तैरती है जबकि लोहे की कील पानी के अंदर डूब जाती है। ऐसा क्यों? ये क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, यानी ये जो पानी है, द्रव्य का घनत्व यदि वस्तु का घनत्व, दोनों पे अपन कॉम्बिनेशन है, अपोजिट है एक दूसरे के, यानी द्रव्य के घनत्व से यदि वस्तु का घनत्व कम है, ये वाली वस्तु, ये वाली वस्तु, यदि इस द्रव्य के घनत्व से, इससे इस द्रव्य के घनत्व से इस वस्तु का घनत्व यदि कम है, क्या है? कम है, तो ये वस्तु कहां तैरेगी? सतह पे तैरेगी। समझ गए? समझ गए? यदि द्रव्य का घनत्व
से वस्तु का घनत्व और द्रव्य का घनत्व बराबर है। क्या है? बराबर है, तो भी वस्तु कहां चलेगी? सतह पे। यदि वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से ज्यादा है तो डूब जाएगी। तो क्या करेगी? डूब जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि लोहे की जो कील है वो पानी के अंदर डूब जाती है, जबकि लकड़ी का गुट्टा है वो पानी की सतह पे चलता है। क्यों? घनत्व के कारण। मैंने 2 लाइन बोली है, यदि वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व के बराबर है या कम है तो वस्तु सतह पे तैरेगी। अगर वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु क्या करेगी? डूब जाएगी। अब आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि जैसे लोहे की कील है वो पानी में डूबती है लेकिन पारे की सतह पे तैरती है, और पानी और पारा दोनों ही द्रव्य। तो क्या होता है कि लोहे की जो कील है उसका घनत्व पानी से तो ज्यादा है लेकिन द्रव्य से पारे से कम है, इसलिए वो पानी में तो डूब जाती है और पारे में डूब नहीं पाती। आया समझ में? इसके बाद कौन सी हेडिंग करवाई थी आपको? बोलो। हाँ, घनत्व, अपेक्षित घनत्व, विमाहीन राशि होती है, ये सब बताया था। इसके बाद दाब का मैंने सिर्फ कहा था कि आपको दाब का मात्रक याद रखना है। दाब का मात्रक क्या था? पास्कल। दाब के बाद बोलो घर्षण बल। अगला बल अपने क्या पढ़ा था? घर्षण। कौन बताएगा घर्षण बल की परिभाषा? क्या बताएगा? यानी दो वस्तु एक ही सतह रख के, तो जो बल है वो एक बल लगता है। जब दो वस्तु एक सतह पे होती है तो एक बल लगता है और वो गति की विपरीत दिशा में। जैसे मान लो ये एक सतह है, सुनो ये एक सतह, इस पे कोई गाड़ी विचरण कर रही है। सतह का मतलब ये मार्ग है, इस मार्ग पे कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी किधर जा रही है? इधर जा रही है। और इन दोनों की सतह जुड़ी हुई है, दोनों की सतह पर गाड़ी के टायर और ये रोड, ये दोनों जुड़ी हुई है। तो जो गाड़ी होती है उसकी विपरीत दिशा में, यानी गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है और उस बल को कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं? घर्षण। घर्षण बल के बारे में पढ़ा आपने कि घर्षण बल है वो हमेशा वस्तु की सतह पे निर्भर करता है। इस पे वस्तु की सतह पे निर्भर करता है। और सतह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो चिकनी और एक चिकनी। और अब क्या होता है? चिकनी सतह पे घर्षण बल का मान कम होता है, ज्यादा होता है? हाँ बोलो। चिकनी सतह पे घर्षण बल का मान कम होता है, जबकि खुरदरी सतह पे घर्षण बल का मान अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अब देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये मैंने आपको कल बताया भी था कि घर्षण बल जो होता है उसका मान कम करने के लिए जो गाड़ियां होती हैं उनके जो गतिशील पुर्जे होते हैं उनमें ग्रीस या ग्रेफाइट या तेल क्यों डालते हैं? क्योंकि गाड़ियों के जो गतिशील पुर्जे होते हैं उनमें घर्षण बल को कम करने के लिए, वरना तो वो घिस जाते। अब घर्षण बल को कम करने के लिए क्या डालते हैं? ग्रीस डालते हैं, ग्रेफाइट लगाते हैं या तेल लगाते हैं उनमें, इसलिए कि घर्षण बल के मान कम हो। खुरदरी सतह पे घर्षण बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। समझ गए इस बात को? अब देखो क्या होता है, ये होगा, ये होगा जो गाड़ियों के टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर, उस गाड़ी के टायर देखेंगे आपने खांचेदार होते हैं। वो खांचेदार के होते हैं, वो खांचेदार के होते हैं गाड़ियों के टायर। आपने देखा होगा बुड्ढी सी थोड़ी सी निकला होता है कि वो घर्षण बल के मान को अधिक करने के लिए। घर्षण बल यदि नई सड़क है, नई सड़क पे घर्षण बल का मान कैसा होता है? कम होता है। उस घर्षण बल को अधिक करने के लिए गाड़ियों या वाहनों के जो टायर होते हैं वो खांचेदार होते हैं।
घर्षण बल के बाद मैंने आपको दो बल और पढ़ाए थे, और वो कौन से थे? एक तो अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, और एक पढ़ाया था अपकेंद्रीय। बोलो किसको याद है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय? अभिकेंद्रीय बल आप बताओ। देख के बोल दो, एक बार देखो, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कोई किसी प्रकार की। वस्तु की वृत्ति गति कराने के लिए तो आवश्यक बल होता है। वस्तु को सबसे पहले ये याद रखना, वस्तु को यदि वर्तीय गति करवानी है, क्या वर्ताकार घेरे में गति करवानी है, तो आगे बोलो, वस्तु को वर्तीय गति करवाने के लिए आवश्यक बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। हाँ, वस्तु को वर्तीय गति करवाने के लिए जो बल आवश्यक होता है उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण, जैसे आपने जो सर्कस होता ना, सर्कस, और उस सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, और उसमें जो गाड़ियां घुमाते हैं ना वर्ताकार, उनमें कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। और जो ग्रहों की गति है ना, पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रहों की गति का नियम कैप्टन ने दिया था, वो याद होगा आपने, वो भी कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? सेम काम ये है, गति वर्ती करवानी है, लेकिन दिशा क्या होगी? अपनी बात, दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। इसमें क्या है? अभिकेंद्रीय में वर्ती गति करवानी है, वर्ती गति तो इसमें भी करवानी है, लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत। और विपरीत बोले तो आप इसके एग्जांपल मैंने लिखवाया था कि जो मक्खन वाली मशीन होती है, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है, उसमें अपकेंद्रीय बल पे काम करती है इसपे। और कपड़े धोने की मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन, वो भी कौन से बल पे काम करती है? अपकेंद्रीय बल। आज जो अपने टॉपिक पढ़ा है वो बल एवं बल के प्रकार पढ़े हैं, उनसे संबंधित एग्जाम्पल पढ़े हैं। आगे की जो अपनी क्लास होगी, इससे जस्ट अगली क्लास होगी जबेगी, उसमें ये टॉपिक है बल एवं गति, बल एवं गति। तो आज अपने पहले पार्ट में बल और उसके प्रकार पढ़े, तो एक बार दोबारा से देख लो सारे के सारे। बल मैंने बताया कि जो वस्तु की अवस्था परिवर्तित कर दे बल कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक पाउंड होता है। सबसे पहले मैंने गुरुत्वाकर्षण बल बताया था कि पृथ्वी में एक गुण पाया जाता है, वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रतिपादन वो आइजैक न्यूटन ने किया था। उसके बाद मैंने आपको पलायन वेग पढ़ाया था कि वह न्यूनतम वेग जिससे पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पुनः लौट के नहीं आए, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग का मान वायुमंडल पे निर्भर करता है। यदि वायुमंडल होगा तो पलायन वेग का मान ज्यादा होगा, और पृथ्वी की सतह पे पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पलायन वेग का मान क्या होगा? कम होगा। जैसे चंद्रमा पे पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद मैंने आपको दूसरा बल उत्प्लावन बल पढ़ाया कि यदि किसी वस्तु को द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डुबोया जाता है तो ऊपर की ओर यानी विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का प्रतिपादन आइजैक आर्किमिडीज ने किया, और उन्होंने बताया कि जो उत्प्लावन बल है उसका मान घनत्व पे निर्भर करता है। यदि हम किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोते हैं तो एक वो सतह पे तैरेगी, एक वो डूब जाएगी। सतह पे तैरना या डूब जाना दो कंडीशन है, और दोनों क्या कहती है? वो ये कंडीशन है कि यदि वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम है या बराबर है तो वो सतह पे तैरेगी, और ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। एग्जाम्पल आते हैं ऐसे, जैसे लोहे की जो कील है वो पानी में डूब जाती है, पारे में नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व है वो लोहे के घनत्व से कम होता है, जबकि पारे का घनत्व वो लोहे के घनत्व से ज्यादा होता है, इस वजह से। इसके बाद मैंने आपको उत्प्लावन बल के बाद में घर्षण बल पढ़ाया था कि जब दो वस्तु सतह पर रखती है तो विपरीत दिशा में एक बल लगता है और वो घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल जो है वो जैसे सतह की बात हुई तो चिकनी और खुरदरी सतह पे होता है। चिकनी सतह पे घर्षण बल का मान कम होता है, खुरदरी सतह पे घर्षण बल का मान अधिक होता है।
गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उनमें खातेदार इसलिए होते हैं कि घर्षण बल के मान को कम किया जाए, सॉरी ज्यादा किया जाए। और जो गतिशील वाहन है उनके पुर्जों में तेल या घिस इसलिए डाला जाता है कि घर्षण बल का मान कम हो, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल पढ़ाया था कि किसी वस्तु को अगर वृत्ताकार घेरे में गति करवानी है, वृत्ताकार घेरे में अगर गति करवानी है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे सर्कस वाला जो होता है मौत का कुआं, उसमें गाड़ियों को वृत्ताकार घुमाता है। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया था, ग्रहों की गति वाला भी दिया था। अब केंद्रीय बल क्या होता है, ये और ये सेम ही है, वृत्ताकार गति है, लेकिन ये विपरीत दिशा में लगता है। जैसे दूध बिलोने वाली मशीन होती है ना, वो बीच में रही चलती रहती है और फिर भी वो दूध को ऐसे लपेटती है ना, और फिर बाहर करके उसको जो किनारे में मिलता है, ठीक है ना, ऐसे। वॉशिंग मशीन में कैसे काम करती है, बिल्कुल ऐसे ही करती है। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल हैं ये मैंने लिखवाए भी होंगे, याद भी किए होंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहा बल रहा, कल का अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें गति को लेके आएंगे, ये गति के बारे में, ठीक है साथियों।